हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिसिटी का फाइनल टॉपिक है जो आज हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो इसे जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने पूरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है प्लीज़ उन्हें देख लीजिए, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पहले पढ़ लेते क्या लिखा है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, ओके, जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट हाई रेजिस्टेंस वायर से पास होती है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट हाई रेजिस्टेंस वायर से पास होती है जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो। अब किसका रेजिस्टेंस हाई हो सकता है? देखो, मेटल्स का, सॉरी क्या, नॉन मेटल्स का, या कहें कि इंसुलेटर्स का, ठीक है, इंसुलेटर का बहुत हाई होता है, फिर सेमीकंडक्टर का होता है, ठीक है, और फिर होता है क्या, एलॉयज का, ठीक है। हम यहाँ पे जनरली मान के चलते हैं, चलो एलॉयज को लेके चलते हैं कि एलॉयज का भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, सॉरी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब क्या होगा, देखो, जब भी कोई वायर बहुत हाई रेजिस्टेंस वायर से पास होती है, ठीक है, देखो इसमें लिखा है नाइक्रोम वायर लिखा है, ठीक है। द नाइक्रोम वायर क्या है? एक टाइप का एलॉय है, ठीक है। द वायर बिकम्स वेरी हॉट। जब भी कोई हाई रेजिस्टेंस वायर से जब कोई करंट पास होती है तो वो वायर क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा हॉट हो जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों? इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए हम फ्रिक्शन पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? फ्रिक्शन। तो जब भी हम मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं, मैकेनिकल फोर्स में क्या होता है, देखिए, तो जब मैकेनिकल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में लगता है और वो ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसमें फ्रिक्शन जनरेट होता है, अपोजिट फोर्स, ठीक है। और वो अपोजिट फोर्स क्या करता है? फ्रिक्शन के कारण वो ऑब्जेक्ट की सरफेस गर्म हो जाती है, जैसे कि टायर्स हो गए, ठीक है। बहुत ज़्यादा टायर मूव करते हैं पहाड़ों में या कहीं भी, तो टायर बहुत हॉट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैकेनिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी में ट्रांसफर हो रही होती है? हीट एनर्जी में। जैसे हमारी मैकेनिक्स में मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफर होती है, सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। तो ऐसा क्यों? फिर सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है कभी भी 100% नहीं मिल सकती। क्लास 9 में हमने पढ़ा था, कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस होगा ही होगा। अब इस केस में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस किस में होता है? हीट एनर्जी में ही होता है, और वो वायर को या किसी भी अप्लायंसेस को हीटअप कर देता है, ठीक है। एनर्जी का लॉस ही है एक प्रकार से। हीट क्या है? एनर्जी लॉस, एनर्जी का लॉस होना स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आगे क्या कहता है? वायर बिकम वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट। तो हीट प्रोड्यूस करती है। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब कि जब भी कोई करंट पास होगी किसी वायर से तो वायर हीटअप होगी, ठीक है। सपोज इमेजिन करते हैं, क्या इमेजिन करते हैं? हम इमेजिन करते हैं कि एक हमारे पास वुड है, एक हमारे पास सिलिकॉन है, सेमीकंडक्टर, एक हमारे पास नाइक्रोम वायर है। ये क्या होता है? एलॉय। और एक हमारे पास मेटल है, ठीक है, कंडक्टर है। तो क्या होगा? ये सबको अगर हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इन सबको हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा? सबसे ज्यादा कौन सी चीज हीटअप होगी? सबसे ज्यादा कौन सी चीज हीटअप होगी? अभी हमने पढ़ा, तो कहा है ना यहाँ पे कि रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस वायर से, तो जिसका जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी। फिर सवाल उठता है, क्या सर वुड में तो करंट पास ही नहीं होती? जब वुड में करंट ही पास नहीं होती तो वो हीट का एनर्जी का लॉस कैसे होगा? तो यहाँ पे पहले ही हम इसको कट कर देंगे कि वुड में तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती, तो हीटिंग इफेक्ट होगा ही नहीं। सिलिकॉन में, सेमीकंडक्टर्स में होगा, एलॉयज में होगा, और हमारा कंडक्टर्स में होगा। कंडक्टिंग वायर बहुत कम गर्म होंगी, हीटअप होंगी, और एलॉयज बहुत ज्यादा होंगे, और सेमीकंडक्टर उससे भी ज्यादा होंगे। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि हीटिंग जो है वो किस पे डिपेंड करती है? कि टाइप ऑफ मटेरियल, या कहें रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ओके,
तो हीटिंग इफेक्ट हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, माना कि हमें हीटिंग इफेक्ट समझ में आ गया। अब अगला सवाल क्या उठता है कि हीटिंग इफेक्ट तो समझ में आ गया, बट उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? कि अगर हम ले लेते हैं, इमेजिन करते हैं कि एक V वोल्ट की बैटरी है और वो ये नाइक्रोम वायर से कनेक्टेड है और इससे I करंट इसमें फ्लो कराते हैं हम T टाइम के लिए। ओके, T टाइम के लिए हम करंट फ्लो कराते हैं इस वायर में, तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट तो प्रोड्यूस होगी। ओके, अब ये कितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसके लिए कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला हमें चाहिए। तो देख लेते हैं क्या फॉर्मूला हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें रिलेशन चाहिए होगा। अब हीट क्या है? हमें पता है हीट इट इज अ फॉर्म ऑफ, हीट एक टाइप की एनर्जी है, हीट एक टाइप की एनर्जी की फॉर्म है। तो हम एनर्जी निकालने की कितनी एनर्जी हो रही है, हीट एनर्जी, वही हमारा फॉर्मूला होगा। तो हम कह सकते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। तो इसको अगर हम बोल सकते हैं कि वर्क डन क्या होगा, V इंटू Q, और वर्क ही एनर्जी होती है। ठीक है, वो यही वर्क डन हीट एनर्जी होगी। या फिर हम बोल सकते हैं और इसको डिटेल में जाएं इन टर्म में, I, V और R की टर्म में, तो आगे जब बढ़ेंगे तो इनको कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। क्या करना शुरू करेंगे? कन्वर्ट। तो हम Q को क्या लिख सकते हैं? हमें पता है Q क्या होता है, I इंटू टी होता है। Q क्या होता है, I इंटू टी होता है। और V क्या होता है? V को और हम क्या टर्म में लिख सकते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इंटू आर लिख सकते हैं। और क्यों ना इन दोनों की वैल्यू यहीं पे पुट कर दी जाए, तो वर्क डन हो जाएगा, V की जगह आ जाएगा I इंटू आर इंटू I इंटू टी। ओके, और इसको कंबाइन करेंगे तो वर्क डन बनेगा I स्क्वायर आर टी। क्या बनेगा? I स्क्वायर आर टी। यही होता है वर्क डन। और वर्क डन क्या है, ये वर्क क्या है, एनर्जी है, और वो एनर्जी किसके फॉर्म में है, हीट के फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं यही हमारी क्या है, हीट एनर्जी है। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, H इक्वल्स टू I स्क्वायर आर टी, H इक्वल्स टू I स्क्वायर आर टी, या W इक्वल टू I स्क्वायर आर टी बोल सकते हैं। और कभी कभी याद रखना, इसके लिए एक और फॉर्मूला यूज होता है, डायरेक्ट एनर्जी इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, P इंटू टी। एनर्जी पढ़ा था P, वही एनर्जी तो है, ये एनर्जी कौन सी, हीट एनर्जी है। तो हम P इंटू टी के फॉर्म टर्म में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। इससे कुछ चीजें हमें पता चलती है। एक और चीज, यही जो है, यही लॉ जो जाना जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हीटिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहा जाता है। ठीक है, और एक और चीज हमें याद रखनी है यहाँ पे, all the appliances which run electricity does not converted into electrical energy into heat energy। टोटल एनर्जी को टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टोटल हीट एनर्जी में, कोई दुनिया में ऐसा कोई अप्लायंसेस नहीं बना जो टोटल हीट एनर्जी को कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। ओके, हाँ 90% कर सकते हैं, लेकिन बट कभी 100% नहीं कर सकते। तो यहीं पे हमें तीन चीज और पता चल गई कि हीट जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी था रेजिस्टेंस के। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के स्क्वायर के, एंड हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। ये तीन टर्म याद रखने हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। वो कैसे आएगा हम आगे देखेंगे। तो इसका मतलब जितना ज्यादा वायर का रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, या फिर जितना ज्यादा हम करंट फ्लो कराएंगे उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जितना देर तक हम किसी अप्लायंसेस को ऑन करेंगे वो उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ओके, ये हो गया कि किन फैक्टर में हीट जो है डिपेंड करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या यूजेस हैं हीटिंग इफेक्ट के। ठीक है, इस हीटिंग इफेक्ट को अकॉर्डिंग हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी के तीन इफेक्ट होते हैं, हीटिंग,
केमिकल एंड द थर्ड वन इज मैकेनिकल। ठीक है, यहां पे क्या होता है, हीटिंग में तो हमने पढ़ लेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी वो हीट में कन्वर्ट होगी। केमिकल इफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे हम जैसे कि पढ़ा, अभी एप्लीकेशन पढ़ेंगे किन किन चीज़ों में यूज होता है। केमिकल इफेक्ट में हम पढ़ चुके कि इलेक्ट्रिसिटी केमिकल इफेक्ट भी दिखाती है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते थे, इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे। मैकेनिकल इफेक्ट से भी हम पढ़ चुके हैं जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे वो अगला चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे, यहाँ पे जैसे फैन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, ओके, मिक्सर जूसर हो गया, ये सब क्या है, मैकेनिकल इफेक्ट। अभी हम हीटिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं। ओके, तो किन किन फैक्टर्स में कहाँ कहाँ इसका यूज होगा, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन होगा, हम पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस है वहाँ हीटिंग इफेक्ट का ही यूज होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हम बात करें तो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, सबसे पहले आता है हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर। वहां पे भी इलेक्ट्रिक हीटर क्या करता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है, करंट प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है और वो उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। या इलेक्ट्रिक आयरन भी क्या करती है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है और वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और भी अगर कई चीजें हैं और बात करें तो, और कुछ टोस्टर जो घरों में यूज होता है, किचन में यूज होता है, वहां पे भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करा जाता है। ठीक है, ये तो क्या हो गया, हीटिंग अप्लायंसेस में ये इसका यूज किया जाता है। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में इसका बहुत बड़ा रोल है और यहां से कई बार क्वेश्चन बनता भी है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, देखो इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ये वाला बल्ब, ठीक है, पहली चीज तो ये जो फिलामेंट होता है क्या होता, किसका होता है, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि जो इसमें फिलामेंट होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, तो ये होता है टंगस्टन का। किसका, टंगस्टन का, क्योंकि टंगस्टन का टेम्परेचर जो होता है मेल्टिंग पॉइंट 250 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सोचो कितना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको मेल्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि टंगस्टन को ही क्यों यूज करा जाता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है। अगर किसी और मटेरियल को, कॉपर या किसी और चीज़ को यूज़ किया जाए तो बहुत कम टेम्परेचर में ही मेल्ट हो जाएगा और फिर ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, तो टंगस्टन का फिलामेंट इसमें यूज़ करा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस बल्ब में कौन सी गैस होती है, तो गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन या फिर आर्गन, कौन सी, नाइट्रोजन या फिर आर्गन। अब यही क्यों, क्योंकि ये जो होती है लीस्ट रिएक्टिव गैसेज होती हैं जो उसके फिलामेंट के अराउंड रिएक्शन ना करें। रिएक्शन करेंगी तो फिर भी फिलामेंट में इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, बल्ब फट सकता है। इसलिए कौन सी गैस, नाइट्रोजन एंड आर्गन यूज करी जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब में इसका यूज करा जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें जाती है तो ये टंगस्टन का जो फिलामेंट है ये बहुत ज़्यादा हीटअप होने लगता है, और जैसे ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है तो ये हीट एनर्जी क्या करती है, इस फिलामेंट को ग्लो कराने लगती है, और वो ग्लो से हम चीज़ें, ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में इसका यूज़ किया जाता है। अब फाइनल वन इज इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में कैसे यूज़ होता है। देखिए हमारे घरों में जो फ्यूज़ होता है, मान लीजिए सर्किट है, ठीक है, एक ऐसे करके फ्यूज़ लगा होगा और यहाँ पे बल्ब लगा है, ठीक है, सिंपल में समझते हैं। तो करंट जब गई तो यहाँ पे एक बहुत पतली सी वायर लगाई जाती है फ्यूज़ में, और कुछ नहीं होता, बस एक वायर होती है जो बहुत पतली होती है, ठीक है, थिन होती है, और एसटीपीटी में पढ़ चुके हैं। अब ये थिन वायर जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इसकी एक लिमिट होती है। मान लो कि ये 220 वोल्ट को या 220 वोल्ट को क्या कर सकती है, पास करा सकती है। जैसे ही कहें कि बहुत ज़्यादा करंट आएगी, ठीक है,
एक लिमिट होगी करंट की, मान लो 50 एम्पेयर करंट को झेल सकता है फ्यूज़, इसकी एक लिमिट है। जब अगर मान लो कि सप्लाई से अचानक से बहुत ज़्यादा 50 एम्पेयर से ज़्यादा करंट आ जाए तो क्या होगा, मान लो ये बल्ब 50 एम्पेयर में ही काम कर सकता है। जब मान लो सप्लाई से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगी, मान लो 500 एम्पेयर का इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो क्या होगा, ये बल्ब अगर फ्यूज़ नहीं होगा तो ये बल्ब तो क्या होगा, फट जाएगा। ये तो चलो बल्ब है, हम लगा सकते हैं 10-12 रुपये का। अगर कोई बड़े अप्लाइंसेज हुए, फ्रिज हुआ, AC हुआ, तो उनको भी ये क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। इसलिए यहाँ पे फ्यूज़ लगाया जाता है। फ्यूज़ में एक पतली सी वायर होती है, जब बहुत ज़्यादा जब बहुत ज़्यादा करंट आती है, हमने पढ़ा है हीट जो है करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब बहुत ज़्यादा करंट आती है तो ये वायर क्या करती है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, ये फ्यूज़ का फिलामेंट, और इतना हीट प्रोड्यूस करता है कि ये मेल्ट हो जाता है। जैसे ही मेल्ट होता है तो सर्किट कट हो जाता है और अप्लायंसेस को सेव रखता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में भी किस प्रिंसिपल में इलेक्ट्रिक फ्यूज़ काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ही प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हमारा काम करता है। इसको भी याद रखना। बाकी आगे हम मैग्नेटिक इफेक्ट में इसको पढ़ लेंगे, बट याद रखना कि आजकल ये फ्यूज़ यूज़ नहीं होते, आजकल इसको रिप्लेस कर दिया है MCB। ठीक है, तो ये क्या है, MCB क्या होते हैं, मिनिएचर सर्किट बोर्ड, कि वो ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे करंट ज़्यादा आती है तो ऑटो कट कर देते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में आगे पढ़ लेंगे। तो हमें 3 चीज़ों में यूज होता है, इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लाइंसेज में, इलेक्ट्रिक बल्ब में और इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में। तो यहाँ से इतना ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम है। हाँ, इतना हो सकता है कि न्यूमेरिकल आ जाए। ठीक है, एक न्यूमेरिकल को तो जरूर डिस्कस कर लेते हैं।